हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का आखिरी सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक का डिस्कशन जो है पहले ही करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप सभी को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। आपको बताना है कि भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह जो होती है उसकी दिशा किस तरफ से किस तरफ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, यानी कि इस तरफ से होती है। ये जो भारत का मान लीजिए मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ जो है इसकी प्रवाह की दिशा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा गया है कि किस जिला में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में जो है धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। और रोहतास में जो है बिंद भूस्तरीय रचना वाली चट्टानें पाई जाती है। बाकी सभी में धारवाड़ पाई जाती है, जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा में जो है धारवाड़ पाई जाती है और रोहतास में जो है आपका विंध्य भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। एक साधारण जो है समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन, जेप्लोप्लैंक्टन और क्रेफिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन, जेप्लैंक्टन और क्रेफिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई उपभोक्ता उत्पादित कर रहा है तो उसके लिए चिन्हित करने के लिए सरकार ने जो है कौन सा हॉलमार्क की शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क की शुरुआत किया था भारत सरकार ने। और इको मार्क की शुरुआत जो है भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में जारी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। शहर एक तरफ दिया गया है और उसके नदी किनारे जो है कौन सा शहर कौन बसा हुआ है। तो देखिए गोरखपुर राप्ती ये जो आपका सही है, और लुधियाना सतलज ये भी सही है, सूरत जो है ताप्ती ये भी सही है। जबलपुर जो आपका सोन नदी किनारे नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी किनारे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का पहचान करना है। एक तरफ सूची 1 में आपको दिया गया है आदिवासी और दूसरी तरफ दिया गया है उसकी अवस्थिति, कौन सी आदिवासी जो है कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए भील जो है आदिवासी जो है आपका राजस्थान में रहती है, और गोंड आदिवासी जो है आपका छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और लिंबू जनजाति जो है आपका सिक्किम में निवास करती है, और कोन्याक जो है आपका नागालैंड में निवास करती है। तो मिलान करने पर आपका आ रहा है 3 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसका निर्माण हुआ है उसमें किन किन तत्वों की प्रचुरता जो है सबसे अधिक मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस। निकेल और फेरस की जो है पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में बहुत ज़्यादा प्रचुरता मिलती है। अगर आप लोग को वीडियो जो है हेल्पफुल लग रही होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और जितने भी बिहार के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा ये सीरीज जो है फायदेमंद होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है MOUCA, मौका, यानी कि M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी और C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। इन पांचों राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इनमें से जो भी नहीं है आपका वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो है C आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है भारतीय मानक समय रेखा यमोत्तर नहीं गुजरती है। बाकी सभी राज्यों से जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और यही अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है सबसे 1 नंबर पर है सबसे बड़ा, उसके बाद जो है न्यू गिनी द्वीप है, उसके बाद जो है आपका बोर्नियो द्वीप है, और इसके बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। लेकिन हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निहारिका क्या है। आपको बताना है कि निहारिका क्या है
है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल है। निहारिका जो है एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? लाली वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में जो है लाली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? मेघालय के पठार का अंश नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय के पठार का अंश नहीं है। ये भुवन पहाड़ियाँ जो है आपका असम के जिले के बड़ा घाटी में स्थित है, और बाकी सभी जो है गारो, खासी, जयंतिया यह मेघालय के पठार का अंश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? आपको बताना है ये कौन से युग में सुमेलित है। कथन नंबर 1 में दिया गया है करलाइल की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, तो ये आपका कथन गलत है। करलाइल की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है, और लुसाई की पहाड़ी जो है त्रिपुरा में स्थित है, ये कथन आपका गलत है। लुसाई की पहाड़ी जो है आपका त्रिपुरा में नहीं स्थित है, लुसाई की पहाड़ी जो आपका मिजोरम राज्य में स्थित है, और अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका कथन सही हो जाएगा। और गाबिलगढ़ की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन किन राज्यों में था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व था आपका अरुणाचल प्रदेश में था, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद जो है आपका सिक्किम में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? जो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके विजय जो था उनके विस्तृत वर्णन जो है किन किन ग्रंथों में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त में मिलता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है जैन धर्म के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि जैन धर्म के सिद्धांतों को उपदेश देने वाले को दिगंबर कहा जाता था, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों को उपदेश देने वाले को तीर्थंकर कहा जाता था। और 2 नंबर कथन में दिया गया है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये कथन आपका सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है कि जैन धर्म के अजीतनाथ के बाद शंभुनाथ अगले तीर्थंकर हुए थे, तो ये भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो कथन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? खिलजी वंश का कोई शासक था जिसने शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था, तो किसने किया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी जो था शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? हर्षवर्धन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो देखिए नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शी है, तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है, लेकिन कथा सरित सागर जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं है, कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा युग में जो है सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा युग में जो है सुमेलित है। तो देखिए आनंद मोहन बोस ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ये कथन सही है। और जस्टिस एमजी रना ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे, ये भी आपका सही है। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे, ये भी आपका सही है। और फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों जो है आपका सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो है पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1620 में जो है अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और डचों को अगर पूछेगा डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं जो था उसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। कौन? हुमायूं। हुमायूं जो है अफगानों की शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया था, जिसके कारण जो है शेर शाह के विरुद्ध वह विफल हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है असत्य? आपको गलत कथन की पहचान करना है। भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन जो है सही है। उनका जन्म जो है महार परिवार में हुआ था, वे हिंदू धर्म के पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे, ये भी कथन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विदेशी
कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? कौन विदेशी है जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेडरबन जो है ये विदेशी है और इसने कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, एक बार 1889 ईस्वी में और एक बार जो है 1910 ईस्वी में। और 1989 वाला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था और 1910 वाला अधिवेशन जो है आपका इलाहाबाद में हुआ था। इन दोनों का जो है अध्यक्षता विलियम बेडरबन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से और उनकी भाषा के साथ जो है मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा जो है मिलान करने पर सही उत्तर आ रहा है। तो देखिए, अल हिलाल जो है आपका उर्दू में था और केसरी जो था आपका मराठी में था और स्वदेश मित्रम जो था आपका तमिल में था और समाचार दर्पण आपका बंगाली में था। तो मिलान करने पर आपका आ रहा है 2, 1, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में जो है कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकरन नायर ने जो है कार्यकारिणी के त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य शुरू हुआ था? 1740 से 48 के बीच जो हुआ था यूरोप में एक युद्ध चला था, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध। और ये जो युद्ध था आपको बताना है कि किन किन यूरोपीय देशों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध के कारण जो है भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, जिसको जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, 1746 से 48 के बीच भारत में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया है? किस दल ने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाजी पार्टी ने जो है अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का उपयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था किन किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 से 56 के बीच जो है क्रीमिया का युद्ध जो है लड़ा गया था। और इसी युद्ध में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है नर्स का काम कर रही थी और जो भी सैनिक जो है घायल हो रहे थे उनको जो है इलाज कर रही थी लैंप लेकर। तो इन्हीं के कारण जो है, इसी युद्ध के कारण जो है इनका नाम पड़ा था लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कायाकल्प योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है कायाकल्प परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला जो है टील कार्बन अध्ययन जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, वहीं पर जो है पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल आपको बताना है कि किस संगठन ने इसको विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ ने जो है इसको विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंजा लाइली जो है विश्व की पहली मिस एआई बनी है और केंजा लाइली जो है मोरक्को देश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही आपको बताना है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन नंबर 1 में देखिए, केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये कथन सही है कि केरल जो है इसमें लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये कथन सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। तो ये भी कथन आपका सही है कि तमिलनाडु दूसरा नंबर पर है और जम्मू कश्मीर तीसरा नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि यह सूचकांक फसाई FSSAI के द्वारा 2019 में जारी किया गया है जा रहा है। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो कथन है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है यह किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी अर्पनबैक को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था और ये जर्मनी की रहने वाली हैं। इनकी कृति का नाम है कैरोस। कैरोस के लिए जो है इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है?
किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य सरकार ने जो है प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन विचार करना है कथन पर और सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए कथन नंबर 1 में देखिए 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था, तो ये कथन आपका सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है, तो ये कथन गलत है कि भारत जो है इसमें सदस्य नहीं है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 कथन सही है, 2 कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, और ज्योति रात्रे जो है आपके मध्य प्रदेश की रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अंतरिक्ष के 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? अंतरिक्ष में ये 1000 दिन पूरा कर चुके हैं और ये जो है पहले व्यक्ति बने हैं, ओलेग कोनोनेंको इनका नाम है, और ये किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है रूस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? आपको बताना है कि बैडमिंटन का जो होता है थॉमस कप और उबेर कप, दोनों में जो है पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो है खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन ने जो है इन दोनों का खिताब जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से मिलान करके बताना है, एक तरफ राज्य और एक तरफ राज्यपाल दिया गया है, कि कौन से राज्यपाल जो हैं किस राज्य के हैं। तो देखिए मिलान कर लेते हैं। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव शर्मा है, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव शर्मा हैं, और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं, और झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो संतोष कुमार गंगवार हैं, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो रमन कुमार डेक्का हैं। तो इसका मिलान करने पर आपको आ रहा है 2 1 4 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, और एक तरफ सूची 1 में आपको महोत्सव दिया गया है और एक तरफ जो है राज्य दिया गया है कि कौन सा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। बेहदीन खलम जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है, और लोंगटे महोत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और फूलदेई महोत्सव जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, और नुआखाई जो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है 2 3 4 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पंचामृत योजना, जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करना, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पंचामृत योजना जो है जिसका उद्देश्य जो है गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, इसका उद्देश्य है, और आपको बताना है कौन सा राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। तो पंचामृत योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन जो है इसके अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको असत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। स्पेन जो है 100वां देश नहीं बना है, स्पेन जो है 99वां देश बना था, और 100वां देश जो है आपका पराग्वे बना था। चलिए अगला कथन देखते हैं, कथन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है COP 15 के दौरान नहीं, आपका COP 21 के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो है पेरिस में किया गया था। तो आपसे गलत कथन पूछा है, तो आपका गलत कथन जो है 1 और 2 दोनों कथन जो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? अगस्त 2024 में जो है बिहार के किन 2 जिलों को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांका और पश्चिमी चंपारण को जो है बिहार के ये 2 जिले हैं जिनको जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है अगस्त 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरती सरीन है जो है, इनको सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं, वो जो है आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? आपको बताना है कि विकेंद्रीकरण का जो है वैशिष्ट कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना जो है विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, बाकी सभी जो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि कटौती जो प्रस्ताव लाया जाता है संसद में वो उसका उद्देश्य क्या होता है उसको लाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट प्रस्तावों में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव में जो है खर्च में कैसे कमी लाई जाए उसके लिए जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में जो है एससी के यानी कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। जो ब्लॉक स्तर पर भारत में एक पंचायत समिति बनी है उसका क्या कार्य है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक पदाधिकारी होता है वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जहां पर इसका प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संसद का व्यय जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय यानी कि खर्च जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो है अभी वर्तमान में संजय मूर्ति जो है इसके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ देखिए सूची 1 में आपका संविधान का सिद्धांत दिया गया है और एक तरफ जिस देश से लिया गया है उसको दिया गया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है ये जो शक्ति है कनाडा से लिया गया है। तो देखिए मिलान करने पर आपका आ रहा है 3, 4, 1, 2। तो चलिए देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? आपको बताना है कि प्रस्तावना में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें पहले जो है कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं किया गया था जिसे बाद में जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इसको जो है पहले संविधान में नहीं शामिल किया गया था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया व्यापार और परिवहन, तो ये जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है। 2 नंबर में दिया गया है कि परिवहन और संचार एवं बैंकिंग एवं सीमा, और ये भी जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है। 3 नंबर में दिया गया है वानिकी और मत्स्य की, तो ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये जो है आपका प्रथम क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 जो है आपका सम्मिलित नहीं है।
तृतीय क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई थी? भारत के जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस समिति गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाशिम समिति जो है इसका गठन किया गया था। किसके लिए? तो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए किया गया था। और हाशिम समिति का जो है अंतिम रिपोर्ट जो है अपना 2012 में सौंपी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति जो है निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत की जो राजकोषीय नीति होती है उसका जो है उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ये जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी सभी जो है उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार देना, मूल्य में स्थिरता लाना और धन एवं आय का न्यायोचित वितरण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसको जारी करता है, CSO। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है औद्योगिक वित्त सिडबी, तो ये आपका सही है। और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भारत निर्माण, ये भी आपका सही है। ग्रामीण शाख नाबार्ड, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार जो है SJSRY, ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। जो आपका SJSRY है ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो कि 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो है शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, न कि ग्रामीण को। यहाँ पर ग्रामीण रोजगार कहा रहा है तो इसलिए जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसके लिए जो है कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास जो है इस योजना को शुरुआत किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1980 से लेकर 1985 तक रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपको बताना है कि पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, आपको सब पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम जो है पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं? जो तत्व क्लोरीन होता है उसके 2 समस्थानिक कौन कौन सा आपसे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17C35, 17C37 जो है इसका 2 समस्थानिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? जंतु कोशिका में जो है कौन सा अंगक होता है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? कागज के विरंजन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोराइड का प्रयोग जो है कागज के विरंजन में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक्सरे का उपयोग किया जाता है। आपको एक्सरे का उपयोग जो है किसमें किया जाता है आपको सही उत्तर की पहचान करना है। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि किसी मशीन के 2 धात्विक भागों को वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए जो है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन आपका सही है। कथन नंबर 2 में देखिए क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए जो है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका कथन जो है सही है। क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए जो है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है। ओजोन क्षेत्र जो है क्षेत्र है किसका क्षेत्र है आपको बताना है कि ओजोन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है ओजोन छिद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर प्रकाश जो है हवा से पानी में जा रहा है तो उसके लिए कौन सा कथन जो है सत्य होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम होता है। अगर हवा यानी कि विरल से, पानी यानी कि सघन में, यानी कि विरल से सघन में जा रही है तो उसकी जो है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों कम हो जाएगा और इन सब में जो है आवृत्ति नहीं बदलती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? प्रोटीन से जो है वायरस का बाहरी आवरण बना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को जो है कैप्सिड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्य में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मनुष्य में जो है श्वास लेने की प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तंत्रिका तंत्र भी शामिल है, पसलियों की मांसपेशियां भी शामिल है और डायफ्राम भी शामिल है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है कि आनुवांशिक कोड के द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। आनुवांशिक कोडों के हिसाब से बताना है आपको कि अमीनो अम्ल जो है कितने प्रकार से निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 प्रकार के जो है अमीनो एसिड को निर्दिष्ट किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का सबसे ऊपर जो है क्यों स्थापित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। इसके लिए जो है फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में ऊपर की ओर स्थापित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफ़ी जो है कप को गर्मी सोख लेता है। आपको बताना है कि किस विधि से है किस एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफ़ी का कप जो होता है गर्मी को सोख लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन और विकिरण और वाष्पीकरण सभी विधि के द्वारा जो है एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गर्म कॉफ़ी को कप जो है गर्मी को सोख लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। फूट रोग का कारक कौन है। फूट रोग जो होता है उसका कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के कारण जो है फूट रोग होता है। फूट रोग यानी कि खूर में सड़न, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके खूर में जो है सड़न होता है, उसी को जो है फूट रोग कहा जाता है और ये जो रोग होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जानवरों की हड्डियों एवं दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। जानवर की हड्डी और दांतों में जो है मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट जो है जानवरों की हड्डी और दांतों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। आपको बताना है कि किन की कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, यानी कि लाल रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स में जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी यानी कि मूलरम कोशिकाएं और मोनोसाइट्स में जो है आपका केंद्रक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सुपर कूलिंग एक तरल को कितना तक ठंडा करना होता है। सुपर कूलिंग के लिए जो है एक तरल को कितना तक ठंडा करना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमांक से नीचे तक जो है इसको ठंडा करना होता है, तभी जो है सुपर कूलिंग प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। जनरेटर यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण, आपको बताना है कि जनरेटर के लिए कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सही है। देखिए जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, सही है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। और 3 नंबर में दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। एक वस्तु जो है अवतल दर्पण पर जो है अक्ष पर वक्रता केंद्र से परे रखी जाती है, यानी कि जो ये अवतल दर्पण हो गया, इसका जो है ये फोकस दूरी हो गया और ये जो है इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र से परे यानी कि यहाँ पर रख रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा जो है और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब है आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ कहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संस्करण पाया जाता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो है कौन से प्रकार का संस्करण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SP संस्करण का जो है पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है। यीस्ट जो है इसका उपयोग जो है वाइन और बियर के उद्योगों में किया जाता है, किसके कारण जो है, मतलब यह यीस्ट जो है क्या उत्पादन करता है जिसके कारण जो है इसका उपयोग जो है वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल और अवायवीय रूप से जो है उत्पादित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आगा खां कप जो होता है इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खेल से जो है आगा खां कप का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। मॉस्किटो तट किस देश में स्थित है। मॉस्किटो जो तट है वो किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होंडुरस और निकारागुआ में जो है मॉस्किटो तट स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। URL का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में किया गया था 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है। आपको ये जो खाली स्थान दिया गया इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो देखिए, ही वाज जेलस फिल इन द ब्लैंक हर सक्सेस। ही वाज जेलस, खाली स्थान भरना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑफ। ही वाज जेलस ऑफ हर सक्सेस यहाँ पर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है। हमारा जो समाज है उसमें पुरुष और महिलाओं के लिंग विभाजन जो है उसको कौन सा दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और महिला के लिए कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। मुंडेश्वरी महोत्सव जो है बिहार के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिले में जो है आपका मुंडेश्वरी महोत्सव जो है मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। संस्कृति शब्द के लिए जो है आपको विशेषण बताना है कि संस्कृति शब्द के लिए कौन सा विशेषण होगा। तो संस्कृति शब्द के लिए जो है सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का जो है नियरेस्ट मीनिंग यानी कि साइनो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग का दरोगा का एग्जाम में जो है आपका 2 से 3 इंग्लिश पूछता है और 2 से 3 हिंदी पूछता है और 5 से 6 जो है आपका मैथ रीजनिंग पूछता है, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी से आपका मिलाकर पूछता है। तो आप लोग इस पर भी अभी से जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 18-17 पोस्ट का दरोगा की बहाली जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। आपको बताना है कि कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही क्रम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन जो आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा कथन जो है सही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्यानुप्रास जो है यही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन। आपको टेंस की पहचान करना है कि कौन सा टेंस इसमें है। दिया गया है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। आपको दिया गया है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो इसमें जो है कौन सा टेंस है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो उसका क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.04% जो इसमें त्रुटि आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 23, 29, 35, 41 और अगला जो है 9वां पद इससे आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 जो इसका 9वां पद आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सभी अस्पताल इमारत है और कोई इमारत डाकघर नहीं है। यह कथन जो आपको 2 को दिया गया है, आपको निष्कर्ष के पहचान करके बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 निष्कर्ष जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वधु से संबंधित होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग और उनके योग का वर्ग 13 और 25 हैं तो घनों का योग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए, 35 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सॉल्व करने पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों में कर सकेंगे। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 15 जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आप लोग को जो है वीडियो कैसी लग रही होगी आप लोग को सॉल्व कीजिएगा, और आगे भी जो है किस तरह के वीडियो आपको चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आप लोग को उसी तरह के वीडियो जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।